हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बतलाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक वृत्त को। हमने ले लिया एक वृत्त, ठीक है। तो वृत्त का एक केंद्र बिंदु हो गया, ये हमारा हो गया वृत्त का केंद्र बिंदु। इसका एक त्रिज्या भी हो गया, ये हो गया हमारा त्रिज्या, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारा केंद्र बिंदु। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक आवेश को। ध्यान दीजिएगा, ये आवेश मान लेते हैं, ये आवेश जो है वो धनात्मक आवेश है। अब इस आवेश का जो भी वेग है वो कुछ इस प्रकार से है, और जो आवेश का जो गति है वो नियतांक है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये नियतांक गति से ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। तो इसका एक आवर्त काल होगा। तो आवर्त काल को हम लोग मान लेते हैं कि t है। चलिए आइए अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? आवेश का गति, आवेश का गति भी है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख दिया। फिर हम लोग लिखेंगे आवेश का आवर्त काल। आवर्त काल कितना है? आवेश का आवर्त काल t है। तो ये भी हम लोगों ने लिख दिया कि आवेश का आवर्त काल t है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या के बारे में जब आप सोचेंगे तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। तो ये हो गया हमारा वृत्त का त्रिज्या। समझ में आ गया? तो ये वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। आवेश कितना है? q है, प्लस q है, धनात्मक आवेश है, धनावेशित आवेश है। अब आइए, ये गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो क्या ये गति में है क्या? तो जवाब है हाँ, ये गति में है। तो क्या इसके गति में होने की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होगा क्या? तो जवाब है हाँ, आवेश के गति में होने की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये विद्युत धारा उत्पन्न होगा, तो ये विद्युत धारा आखिर कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आवेश के गति के कारण, कि गति, आवेश में गति हो रहा ना, आवेश के गति के कारण विद्युत धारा आई है, ठीक है। वैद्युत धारा कितनी है? वैद्युत धारा आई है। आवेश में गति हो रहा है तो वैद्युत धारा किसके बराबर है? वो आई के बराबर है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसी आई को हम चाह रहे हैं कैलकुलेट करना। तो आप यहां से देखिए, इसको हम लोगों ने ये ले लिया एक, ठीक है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से Q आवेश जो है इसको क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, ठीक है, और समय ले रहा है t, तो जो वैद्युत धारा होगा वो क्या हो जाएगा? Q/T, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, जैसे ये Q आवेश है, इसको यहां पर क्रॉस किया, तो क्रॉस किया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, क्रॉस किया, तो फिर यहां पर एक बार क्रॉस किया, तो इसने टाइम लिया किसके? आवर्त काल t के बराबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर t टाइम के बाद दोबारा इसको क्रॉस करेगा, दोबारा इससे गुजरेगा, ठीक है। यानी कि t टाइम में, यानी कि आवर्त काल के बराबर जब ये समय लेगा तो इसमें से कितना आवेश गुजर रहा है? तो वो आवेश गुजर रहा है q, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि t समय में Q आवेश पास कर रहा है, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं t समय में Q आवेश पास कर रहा है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? तो वैद्युत धारा यानी कि I, ठीक है, I बराबर कितना हो जाएगा? Q/T। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और Q/T हम लोग इसको लिख देते हैं, इसमें एकदम बिल्कुल भी कोई हिचकने की बात है ही नहीं। तो Q/T हो गया हमारा I, ठीक है। और T कितना होगा? आवर्त काल कितना होगा त्रिज्या के रूप में? तो हम लोग लिखेंगे आवर्त काल,
आवर्त आवर्त काल, ठीक है। आवर्त काल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आवर्त काल जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस आवेश ने कितनी दूरी को तय किया है, 2πr, एक बार चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो दूरी उसने कितनी तय किया है, 2πr, और इसका गति कितना है, v। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आवर्त काल कितना हो जाएगा, 2πr/v। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो 2πr/v जो होगा ये इसका आवर्त काल होगा, और यही मान यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। ठीक, समझ में आएगा, टी की जगह पर। तो I बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमारा है Q, और यहाँ पर टी की जगह पर 2πr/v। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। अब v क्या है, ये ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग इसे क्या लिख देंगे, QV बटा 2πr, QV बटा 2πr हम लोगों ने इसे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वैद्युत धारा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, वो ये समझना होगा कि ये हमारा हो गया I। अब यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, क्योंकि हमें पता है लूप से गुजरने वाली जो विद्युत धारा है और उसके लूप से लूप के क्षेत्रफल से यदि हम लोग गुना कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा जी, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, हमें पता है चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, और वो कितना होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लूप का धारा कितना है, लूप का धारा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, और साथ ही साथ इसको गुना करते हैं लूप के क्षेत्रफल से। क्या करेंगे हम लोग, लूप के क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल, दोनों से हम लोग इसे गुना करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लूप का क्षेत्रफल दोनों से आपको गुना कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल M। ठीक है, समझ में आ गया। तो चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M लिख देते हैं, लूप का धारा कितना है, कैपिटल I, तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग कैपिटल I। समझ में आ गया, गुने लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr²। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, ये हो गया लूप का धारा गुने लूप का क्षेत्रफल, I गुने πr²। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो I के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, QV बटा 2πr। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने पुट किया QV बटा 2πr, ठीक है, ये I की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया, गुने πr का वर्ग हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, QVr बटा 2। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको ध्यान समझना होगा, ऊपर यदि हम लोग m से गुना कर देते हैं और नीचे भी यदि हम लोग m से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q गुने MVr बटा 2m। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। MVr क्या होता है, MVr जो होता है वो L हो जाता है। ठीक है, तो Q गुने L बटा 2m, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। MVr, क्योंकि कोई भी यदि हमारा कण जो है वो वृत्तीय पथ का अनुसरण कर लेता है तो L क्या होता है, L होता है हमारा कोणीय संवेग। ठीक है, तो L को हम लोग बोलेंगे कोणीय संवेग। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हो जाता है हमारा कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग का मान कितना होता है, MVr। ठीक है, यदि मान लेते हैं कोई भी वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है तो उसका कोणीय संवेग कितना हो जाता है, तो कोणीय संवेग हो जाता है MVr के बराबर। तो MVr के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, L लिख दिया। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो M बराबर QL बटा 2m। ठीक है, M बराबर कितना आ गया, M बराबर आ गया Q गुने L बटा 2m, यही हो गया हमारा M। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए M भी क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा के बारे में आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों को पता है ये कैसा आवेश है, ये धनावेशित आवेश है। समझ में आ गया, तो धनावेशित आवेश है, तो जिस दिशा में जो आवेश है वो आवेश गति करेगा
उसी दिशा में तो विद्युत धारा भी गति करेगा, उसी दिशा में विद्युत धारा भी होगा। तो यहाँ पर दोनों का दिशा सेम है और ये देख सकते हैं कि ये किस दिशा में घूम रहा है, ये घूम रहा है हमारा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो यदि एम का दिशा के बारे में कोई बात करेगा तो सीधे यहाँ पर क्या लेना है, डॉट ले लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डॉट ले लेंगे। यानी कि हम लोग इस बात को कह सकते हैं, यहाँ पर नोट बनाकर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब आवेश धनावेशित होगा, जब आवेश धनावेशित होगा, ठीक है, समझ में आ गया, होगा, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब आवेश के वेग की दिशा में, आवेश के गति के दिशा में, वैद्युत धारा होगा, ठीक है, समझ में आ गया, धारा होगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसी को इलेक्ट्रॉन पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। अच्छा, आप लोगों से यदि कोई प्रश्न पूछेगा कि बताइए क्षण चुंबक जो है वो चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करता है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, ये हमारा एक क्षण चुंबक है और हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्षण चुंबक है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये दो ध्रुव हमारे पास है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा एक क्षण चुंबक है। तो यदि हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि कोई भी यदि आपको चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसमें वैद्युत धारा मस्ट है कि होना है। तो इस क्षण चुंबक में क्या वैद्युत धारा है, क्या इसको टच करने से हमें वैद्युत धारा का अनुभूति होगा क्या। तो चलिए आइए इन सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें पता है ये क्षण चुंबक जो है वो किससे बना होगा, ठीक है। तो क्षण चुंबक जो बना होगा इन द एंड, क्षण चुंबक वो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये आपका एटम से बन सकता है, ठीक है, परमाणु से बन सकता है। तो ये परमाणु, मान लेते हैं ये परमाणु से बना हुआ है। तो परमाणु का क्या होता है, ठीक है, एक नाभि होता है ना, ये हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसा आवेश होता है, धनावेशित आवेश होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा होता है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। कक्षीय वेग, इलेक्ट्रॉन का एक कक्षीय वेग होगा, मान लेते हैं कि v इसका कक्षीय वेग है। क्या इलेक्ट्रॉन का गति जो है, यहाँ पर जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गति इसमें एक समान था, यहाँ पर भी इसमें गति जो होगा वो एक समान होगा। यहाँ पर आवेश था धनावेशित और यहाँ पर आवेश कैसा है, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, एक ऋणावेशित आवेश होता है। अब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, इसके अंदर भी क्या होगा, इसका भी एक त्रिज्या होगा, ठीक है, समझिए इस बात को, इसका भी एक त्रिज्या ही होगा। तो ये क्या हो रहा है, गोल गोल चक्कर खा रहा है, गोल गोल चक्कर खा रहा है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये चक्कर पर चक्कर खा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋणावेशित होगा। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आवेश की जगह पर, Q की जगह पर क्या हो जाएगा, E। तो यहाँ पर Q की जगह पर हो जाएगा E, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर L की जगह पर, L बराबर क्या होता है, mvr। तो यहाँ पर L की जगह पर mvr होगा। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और r क्या है, त्रिज्या लेना पड़ेगा, ठीक, समझ में आ गया।
और एक हम लोग जानते हैं, बोर ने हम लोगों को बताया हुआ था, बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, NH/2 पाई, NH/2 पाई के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये कोणीय संवेग होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको समझना होगा, ये कोणीय संवेग हो गया। ठीक है, n क्या है कि कौन से कक्ष में है, n का जो मान होता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 करते करते n तक हो सकता है। तो n का जो मान होता है कि आप ये कौन से कक्ष में है। ठीक है, समझ में आ गया? h जो होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसका 6.6 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान समझना होगा, h जो होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये h जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस बात को आप यहाँ पर बिल्कुल भी बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जूल सेकंड हो गया। ठीक है, तो प्लांक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, ठीक है, तो वो जूल सेकंड हो गया। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका मान जो होगा वो प्रत्येक कक्ष के लिए अलग अलग होगा, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, अलग अलग कक्ष के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमको L निकल गया, यहाँ पर हमको Q निकल गया, यहाँ पर M के जगह पर क्या ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? M के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग M के जगह पर लिख देंगे Me। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी सूत्र को हम लोग m को हम लोग लिखते हैं, तो m को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश की जगह पर स्मॉल e। ठीक है, लिख दिया। l के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं NH/2 पाई, तो यहाँ पर l के जगह पर हम लिख दिया NH/2 पाई। ठीक है, समझ में आ गया, NH/2 पाई। तो ये आवेश की जगह पर हो गया, q की जगह पर e और इसकी जगह पर NH/2 पाई, और यहाँ पर क्या है 2m नीचे से पहले ही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 2me। ठीक है, समझ में आ गया? तो m बराबर कितना हो गया, NEH/4πme। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब यदि हम बोले कि इसका एक न्यूनतम मान निकालिए, तो ये क्या है, ये तो हमारा प्लांक्स का कांस्टेंट है, इसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो क्या है, एक नियतांक है। यदि हम लोग E के मान में कहें तो ये भी एक नियतांक है, इसके भी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। Me ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसके भी मान में परिवर्तन नहीं हो सकता। π4 इसके मान में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जो हमारा n है वो 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग देखते हैं, तो इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होता है इनका, ठीक है, सबसे कम यानी कि एम मिन यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मिनिमम मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये सब नहीं बदलेगा, केवल ये बदलेगा, पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3। तो n का मान जो बदलेगा, n का जो न्यूनतम मान होता है वो 1 होता है, क्योंकि वो 1 से ही शुरुआत होता है। ठीक, तो n की जगह पर यदि हम लोग 1 ले ले तो हमारा जो न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण निकल सकता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो m min निकालेंगे हम लोग, तो वो हमारा हो जाएगा 1 × EH, 1EH/4πme। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। H का मान कितना होता है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, बटा 4π 3.14। Me क्या होता है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब इसका यदि मान यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका जो मान होता है वो 9.2 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर इसका जो होता है वो मान हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एम इन को हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, मैग्नेटॉन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो बस ये एम इन हम लोगों को निकल गया, बोर मैग्नेटॉन निकल गया। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा।
यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है, क्योंकि ये क्या है, ये ऋणावेशित है, ठीक। तो ऋणावेशित है तो विद्युत धारा का दिशा किधर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिधर ऋणावेशित आवेश गति करती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा होता है। तो इस केस में जो विद्युत धारा होगा बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। ये गति कर रही इस दिशा में और जो विद्युत धारा होगा वो बिल्कुल इस दिशा में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो गया हमारा आई। चलिए और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने आई को निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर एम का दिशा किधर होगा, चुंबकीय आघूर्ण का दिशा किधर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आई है वो दक्षिणावर्त में है। तो आई दक्षिणावर्त में है तो इसका जो दिशा होगा वो क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। आई जो है दक्षिणावर्त है तो इसका दिशा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर आइए हम लोग एक प्रश्न को बनाते हैं। जो हमारे सामने प्रश्न है वो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसका गति जो है वो, इसका गति जो है वो भी, ठीक, भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम लोगों को मालूम है ही, ठीक। फिर क्या होता है, इसका एक त्रिज्या ले लेते हैं। तो त्रिज्या हो गया हमारा कितना, त्रिज्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। इसी त्रिज्या में ये क्या कर रहा है, गति को कर रहा है, ठीक, समझ में आ गया। ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर n बराबर कितना है, 4, ठीक। मतलब ये इसका जो कक्ष है, जिस कक्ष में ये गति कर रहा है वो 4 के बराबर है। समझ में आ गया। यदि हमसे कोई पूछे कि ये काम करिए, इसका आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, तो उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है NEH बटा 4πm, NEH बटा 4πm। तो ये 4πm क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो हमको इसका वैल्यू मालूम है। इसका वैल्यू EH बटा 4πm का वैल्यू कितना है, EH बटा 4πm का वैल्यू हमको मालूम है इतना। तो इसका यदि n की जगह पर यहाँ पर EH बटा 4π हमको मालूम है 9.2, n गुने हम लोग इसको लिख सकते हैं 9.2 गुने 10 का घात -24। तो n कितना है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। तो 9.2 गुने 10 का घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर जो होगा हमारा चुंबकीय आघूर्ण आ गया। और इसी चुंबकीय आघूर्ण की वजह से, क्योंकि प्रत्येक एटम में ऐसा होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण के वजह से क्या होता है, कोई भी जो हमारा क्षण चुंबक है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यदि ये चुंबकीय आघूर्ण नहीं रहे तो क्षण चुंबक क्षण की तरह व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। जिसमें रिजल्टेंट परिणामी चुंबकीय आघूर्ण हमें मिलेगा, क्योंकि ऐसा चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा जो इसके दिशा में होगा, इसके विपरीत दिशा में भी होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा, यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा का दिशा किधर होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वामाव्रत दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो इसमें विद्युत धारा क्या होगा, उसके बिल्कुल भी विपरीत हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। आज बस इतना ही।